साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारा हिंदी का टेस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 25 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, तो उसका टेस्ट है ये। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ करिए। और ये टेस्ट नंबर है हमारा 8वां टेस्ट है। 7 टेस्ट हमने इससे पहले कर लिए हैं, इनमें बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छे सवाल थे। ठीक है, 8वां टेस्ट क्या है, और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आप भी मेरे साथ जुड़िए और सवालों के जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बेटा 4 हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने लिखा गया है नागपुर, बी में नई दिल्ली, सी में जयपुर और डी में भोपाल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। ठीक है, तो लगाइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका बेटा सही आंसर आता है भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, हिंदी के ऐसे सवाल भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो याद रखना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। 2 बातें याद रखिए आप। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, और ये हुआ था नागपुर में। और नागपुर पड़ता बेटा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ठीक, नागपुर में। उसके बाद हम चलते हैं 10वें की बात करेंगे। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन बेटा, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था 2015 में, और ये हुआ था भोपाल में। और इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2015 में कहाँ हुआ था? भोपाल में। अभी हुआ है पिछले साल 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ है बेटा 2023 में। आ सकता है यहाँ से सवाल। और ये हुआ एक शहर है नाडी या नाडी, NADI होता है नाडी। और ये नाडी जो है वो फिजी का है। किसका है? फिजी देश का शहर है नाडी, वहाँ पर ये हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो करा था, भारत की तरफ से जो गए थे वो गए थे हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, वहाँ पर गए थे। ठीक है, 2 सवाल और याद रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं बेटा हम? तो 14 सितंबर। और एक होता है विश्व हिंदी दिवस, कब मनाते हैं हम? बोलो बेटा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? तो वो मनाते हैं बेटा 10 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखना 4-5 बातें, ये अपनी डायरी में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप। और ये क्वेश्चन पेपर के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो पहला भी आ सकता है और अब ये 12वां भी आ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, इनकी भी बात हमने कर ली है। ठीक, चलिए चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में लिखा गया है, देखो बेटा, कह रहे निम्न में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। कह रहे हैं कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। जो करेक्ट है
वर्तनी की दृष्टि से। तो कभी यत्री, कब यत्री, कभी इत्री या कब यत्री, इन 4 विकल्पों में से कौन सा ठीक है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड और ये समय शुरू हो जाता अब। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। तो बेटा कवयत्री में आपने आंसर अपना लगाया होगा। कवयत्री ऐसा लिखा जाता, कब यत्री। ठीक है, मैं 5 शब्द बताता हूँ जो देखने में हल्के लगते हैं लेकिन वो गलत हो जाते हैं। जैसे बोला जाता समुद्र, तो कुछ बच्चे उसमें न बना देते हैं। याद रखो ये होता है समुद्र, समुद्र नहीं होता, इसमें न नहीं बनाना आपको। ठीक है, तो न नहीं बनाना है। एक शब्द होता है वो लिखते हैं प्रेमचंद, तो याद रखो प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता, रे मत बना देना कभी भी। ठीक है, एक होता है मैथिली, तो याद रखो मैथिली होता है। क्या होता है? मैथिली। तो जैसे मैथिली शरण गुप्त होता है ना, तो मैथिली लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, ये वाली ई की मात्रा नहीं लगाते, मैथिली। एक होता है भागीरथी, तो वो होता है भागीरथी, तो बेटा भागीरथी होता है, भगीरथी नहीं होता। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, भगीरथी लिख देते हैं। जैसे राजा भगीरथ के नाम पर भगीरथी कह देते हैं, तो भगीरथी नहीं है, भागीरथी होता है, आ का डंडा आता है। और एक शब्द में बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, वो होता है, देखिए अधीन। अधीन होता है, आधीन नहीं होता। जैसे स्वाधीन होता है ना, तो आधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, और एक शब्द मैंने ये बता ही दिया कि कवयत्री कैसे लिखा जाएगा। तो कहीं ना नोट डाउन कर लिया करो शुद्ध शब्दों की वर्तनी को। पेपर में जब आ जाता तो प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद जो है वो भी नहीं लिखा जाता बच्चों से। ठीक है, हाँ वो रे बना देते हैं, इसमें आधा न बना देंगे, इसमें रे लगा देंगे, इसमें ई की मात्रा छोड़ देंगे, इसमें आ छोड़ देंगे, इसमें आ बना देंगे। और ये छोटी छोटी एरर होती हैं जो सामान्यतः हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का तीसरा सवाल है, कह रहे हैं कि देविया वाहन का संधि विच्छेद करें। तो देवी प्लस वाहन, देवी प्लस आवाहन, देव प्लस आवाहन या देव प्लस वाहन, 4 शब्द हैं। आप अपने हिसाब से अपना आंसर बताइए कौन सा ठीक होगा। और आपको मिलते हैं 5 सेकंड, और 5 सेकंड शुरू हो जाते हैं अब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा सही जवाब आप लोगों ने लगा लिया होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखो ये लिखा हुआ है देव्या वाहन। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें या तोड़ो, ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ, इस तरह से। तो ये जो ईया है, ईया कैसा बोलेगा, ई आ, कहाँ से, यहाँ से, तो ये बनेगा, ये तो हो जाएगा देवी, इसके साथ में तो ई आ जाएगी, और जो आ बच गया इसके, तो इससे पहले आ जाएगा आ, तो बनेगा आवाहन। आवाहन, तो देवी प्लस आवाहन। अब सवाल आता कौन सी संधि है, तो बेटा संधि तो कायदे में इसमें स्वर है। ठीक है, लेकिन स्वर संधि के भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो किस प्रकार की संधि है ये, तो जिसमें इया टूट रहा है वो यण संधि है। कैसी है बेटा, यण संधि। तो स्वर संधि का एक भाग होता है यण संधि, तो इसमें यण संधि है। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गोधूम शब्द है। ऑप्शन है देशज, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विदेशी, तत्सम और तद्भव। तो कह रहे हैं कि गोधूम शब्द कैसा शब्द है, देशज है, विदेशी है, तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, और ये 4 विकल्प आपके सामने, और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। अपना आंसर लगाइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना ऑप्शन लगा दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। ठीक है,
तो ये मैं लिखता हूँ, देखिए 5 ये तो है तद्भव, 5 तद्भव के हमें लिखने हैं तत्सम, तत्सम लिखने हैं। ठीक है, जैसा देखिए पहला शब्द है गेहूं, गेहूं तद्भव होता है, उसका होता है बेटा गोधूम। क्या होता है? गोधूम। एक शब्द आपने सुना होगा ना, चावल, मतलब धान। तो धान शब्द जो है वो तद्भव है, उसका होता है बेटा धान्य। क्या होता है बेटा? धान्य, धान का धान्य। ठीक है, जैसे एक शब्द आपने सुना होगा हींग, तो हींग का होता है हिंगू। ऐसे बेटा आपने सुना होगा जीरा, जीरा का होता है जीरक। एक और लिख लेते हैं, 5 पूरे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक सुना होगा आपने हल्दी, हल्दी का होता है हरिद्रा। और भी बताएंगे, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे अलग अलग प्रकार के, आपको हर बार तत्सम तद्भव बताते रहेंगे, 4-5 आप इनको नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे हैं देहात शब्द का विशेषण रूप है, देहात शब्द का विशेषण बताओ। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं। कह रहे हैं देहाती, देहात, दो हाथी, दो हाथ। बहुत आसान सा सवाल है, आप लोगों को पता भी है। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए, आपको समय मिलता है 5 सेकंड का। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा देहात शब्द का जो विशेषण आता है वो है देहाती। अब सवाल यह है कि जो देहात है, अब देहात का विशेषण हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो देहात का विशेषण होता है देहाती। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं, जैसे देहाती आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो देहाती है। अब सवाल ये कि देहात क्या है, देहात शब्द कैसा है? तो देहात शब्द एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो देहात शब्द एक नाम है, नाम है तो ये संज्ञा है। ठीक है, नाम है तो ये एक संज्ञा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा छठे सवाल में कह रहे थे कि श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त है, मतलब वाक्य में क्या प्रयुक्त है ये कह रहे हैं। काल कौन सा इस वाक्य में? हालांकि काल छूट गया, लिखा नहीं गया है टाइपिंग में, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि श्याम ने गाना गाया होगा, इसमें कौन सा काल है? ठीक है, कह रहे हैं आसन्न भूतकाल है, कह रहे हैं पूर्ण भूतकाल है, कह रहे हैं संदिग्ध भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है ये बताना है। ठीक है, कौन सा भूतकाल है? तो देखो श्याम ने गाना गाया, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर मैं ऐसे लिख दूं, श्याम ने गाना गाया, श्याम ने गाना गाया या श्याम ने गाना गाया था, तो ये बन जाएगा, याद रख लेना, ये बन जाएगा बेटा सामान्य भूतकाल। ये सामान्य भूतकाल बन जाएगा। चलो पहला अपना आंसर तो लगा दो, मैं तो सोल्व कराने में लग गया, मैं भूल गया। पहला अपना आंसर लगाओ, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, श्याम ने गाना गाया होगा, तुमने खाया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? तो बेटा ऑप्शन आपने अपना लगा लिया होगा, यह है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, तो मैंने बताया, आप इसको समझ लो एक बार बहुत अच्छे से। श्याम ने गाना गाया, इसका मतलब सामान्य भूतकाल। अब सवाल ये आता कि अगर मैं इस वाक्य को ऐसा बना दूं कि श्याम ने गाना
गाया है, तो काल बदल गया, है तो भूतकाल ही, अभी अभी गाया है, यह रिसेंट पास्ट, और इसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल है, और पेपर में जब ये आता तो बच्चे है देख के इसे वर्तमान लगा देते हैं, बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं इस पे आके, तो संभल कर से देख लेना। एक लिखा हुआ है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखिए, श्याम ने गाना गाया होगा, तो बन जाएगा ये बेटा संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल होगा लगाने पर। श्याम ने गाना गाया था, अब हो गया पक्का, श्याम ने गाया था भैया, शक ना है हमें बिल्कुल भी। तो श्याम ने गाना गाया था, श्याम ने गाना गाया था, गाना गा दिया श्याम ने, ये हो जाएगा बेटा पूर्ण भूतकाल। और अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, श्याम गाना गा रहा था, रही थी, तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लो, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और क्वेश्चन पेपर में आसन्न भूतकाल। चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 7वें में कह रहे हैं कि इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कह रहे हैं इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कह रहे हैं दियो, त्रिदिव, दिव्य धाम, सुरलोक, तो इनमें से कौन सा नहीं है स्वर्ग का पर्यायवाची। आपको आंसर बताना स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो मैं बता दूं स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है दियो। ये जो स्वर्ग है ना, इसके कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग को कहते हैं भैया ब्रह्मलोक, इसे स्वर्ग को ब्रह्मलोक भी कहते हैं बेटा। स्वर्ग को कहते हैं सुरलोक, जहाँ देवता रहते हैं, सुरलोक। इसी को कहते हैं बेटा देवलोक। स्वर्ग को देवलोक भी कहते हैं बेटा। स्वर्ग को कहते हैं दिव्य धाम, दिव्य धाम। और स्वर्ग को कहते हैं त्रिदिव, त्रिदिव। और मैं बता दूं, किसी पे आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, सिर्फ आपको एक याद रखना है, ठीक है, वो क्या है, त्रिदिव, या कहते हैं ड्यू। ड्यू ऐसे है, ड्यू, ड्यू लोक, ड्यू लोक। मेरे हिसाब से भाई स्वर्ग को परम धाम भी कहते हैं, बहुत बड़ा धाम है, परम धाम है। तो ब्रह्मलोक, सुरलोक, देवलोक, दिव्य धाम, परम धाम सब याद हैं। आपको पेपर की तैयारी करनी है ना मजाक से हट के, तो आप दो याद रखो, दो याद रखो बस। क्यों दिमाग को परेशान कर रहे हो, दो याद रखो, त्रिदिव और द्युलोक। ये जो लिखा हुआ है ना दियो, ये जो दियो लिखा हुआ है ये स्वर्ग का नहीं है पर्यायवाची, ये आकाश का है। किसका है, आकाश का। और बाकी तीन किसके हैं, स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, त्रिदिव याद रखो। और उम्मीद ये करना कि ये हाई कोर्ट में आपको मिल जाएगा, ये हाई कोर्ट में वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। और ये कह रहे हैं अवनत का विलोम शब्द है। अवनत का विलोम शब्द है, ये आपको बताना है। बढ़ना, ऊपर, उन्नत, अवनति। और ये लिखे गए हैं आपके सामने चार विकल्प, जो आपको लगता है 5 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आपको करेक्ट लगता हो। तो ये तो शब्द हैं, ठीक है, और ये उनके विलोम है।
लगा लिया बेटा आपने इसका सही आंसर? यस। तो क्या आंसर आपका आया होगा? अवनत का होता है उन्नत। ठीक है, तो एक शब्द तो यही हो गया अवनत। और मान लो अवनति होता तो ये भी तो हो सकता है ना। मान लीजिए एक बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है, एक शब्द आता है ओरस। ठीक है, एक शब्द आपको याद रखना है, उसे कहते हैं चिरायु। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, 5 कर लेते हैं। एक शब्द आपको विलोम में लिखना है बेटा, जो अच्छा वर्ड है एक, वो है वो होता है पोषक। पोषक। ठीक है, अब इसके विलोम बताने हैं चारों के, 5 के। तो अवनत का हो जाएगा उन्नत बेटा, अवनति का हो जाएगा उन्नति, ओरस का हो जाएगा जारज, चिरायु का हो जाएगा बेटा अल्पायु। चिरायु और दीर्घायु एक ही होते हैं। और पोषक का हो जाएगा बेटा शोषक। तो ये भी जो डाटा मैं आपको देता हूँ बहुत ऑथेंटिक होता है, इस पर आप काम करेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा, ये कह रहे हैं निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। ठीक है, और ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये आसन है, ये आसन है, ये आसन है। ठीक है, एक आसन है और एक आसन है। कौन सा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता, ये आपको बताना है। कौन सा सही है, जो सही हो वो बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा सही होगा? तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने जो आंसर लगाया होगा इसमें जो गलत है वो ये है, ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में जैसे ये लिखा हुआ है आकर, ठीक है, और इसी का समुच्चारित लिखा है इन्होंने आकार, जिनका उच्चारण लगभग एक सा है, वो ही तो समुच्चारित कहलाएंगे। तो आकर या आकार लगभग एक सा है। तो आकर का अर्थ होता है बेटा खान, जैसा रत्नाकर, रत्नों की खान। और आकार तो आप जानते हैं, आकार क्या होता है, एक आकृति होती है, उसकी जो माप तोल होती है। ठीक है, तो आकार उसका परिमाप भी हो सकता है। कहते हैं इसका आकार कितना भाई, इसका परिमाप क्या है, तो आप परिमाप भी लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ बी में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ आसन और एक लिखा हुआ है आसन। तो जो आसन लिखा हुआ है वो तो होता है बेटा भोजन, और जो आसन होता है वो होता है बैठने का स्थान। जब हम खाना वाना खाते नहीं है तो आसन ग्रहण करते हैं, बैठते हैं एक जगह। ये लिखा हुआ है अशक्त, अशक्त का मतलब उदासीन होता है। और ये लिखा हुआ है अशक्त, इसका मतलब शक्तिहीन। तो ये वाला हो गया गलत। इसको सही करना है तो इस वाले की जगह ये काट के अगर आप ये लिख दोगे आदि, तो सही हो जाएगा। ये आदि जो हो जाएगा आदत, ये जो आदि बना ना, देख लो ध्यान से, ये जो आदि बना बेटा, ये जो आदि बना जैसा आदि काल, तो इसका मतलब होता है प्रारंभ। और अगर आदि पे बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये आदि हो जाएगी लत, है ना, कि जैसा वो नशे का आदि है ना, वो जुए का आदि है, तो लत होती है एक प्रकार से। सभी वर्ड इम्पोर्टेंट हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं 10वां सवाल। कह रहे हैं अनुरोध का सही अर्थ बताइए। ए ऑप्शन में हठ, बी में प्रणाम,
सी में आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना और डी में है बधाई। जो भी आपको सही नज़र आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं 5 सेकंड में। तो लगाइए अपना आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ये जो अनुरोध है ना, अनुरोध का मतलब होता है एक रिक्वेस्ट करते हैं हम, एक आग्रह करते हैं, एक आग्रह कर रहे हैं। हाँ, जो हम आग्रह करते हैं ना किसी भी काम के लिए, जिद टाइप होती है, आग्रह होता है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, उसको अनुरोध कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी देखिए, निम्न में से हस्ती शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है। हस्ती शब्द का अनेक अर्थी शब्द नहीं है, वो कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी अस्तित्व। हस्ती का कौन सा अनेक अर्थी शब्द नहीं है, ये बताना आपको। ऑप्शन 4 है, अपना आंसर लगा दीजिए आप, 5 सेकंड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपने लगा लिया होगा। हस्ती का ये अनेक अर्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो हस्ती के अनेक अर्थी शब्द, हस्ती के अनेक अर्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? हंस है ना, हाथी और एक अस्तित्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या अव्यय कहते हैं, या समास कहते हैं? जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय या समास। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। तो उसे कहते हैं हम प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। अंत में लगते हैं ना धातु के। ठीक है, अब देखो प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय के बारे में बताया जाता है ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। शब्दांश किसे कहते हैं बेटा? शब्दों के अंश। करेक्ट। दूसरी बात, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये जो प्रत्यय होते हैं ना बेटा, इनका अपना कोई अर्थ भी नहीं होता है। इनका न तो वचन और न लिंग होता है, और न लिंग होता है। पता नहीं चलता कि ये जो है एक वचन है कि बहुवचन है। अच्छा, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये शब्द के या जो मूल शब्द होगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अंत में जुड़ते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। क्या करते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं। बाद में जुड़ेंगे, अर्थ को क्या करेंगे? बदल देंगे। ठीक है, देखो दो एक बातें मैं और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। और मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा। ये जो प्रत्यय होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? देखो, एक को हम क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, ध्यान रखना। एक को हम बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं बेटा?
ये कृत प्रत्यय होते हैं बेटा धातु, और प्लस धातु के पीछे जो प्रत्यय लगेगा वो कृत प्रत्यय होगा, ठीक है। और इससे या तो संज्ञा का निर्माण होगा या फिर विशेषण बनेगा, ठीक है, संज्ञा या विशेषण, ठीक, संज्ञा या विशेषण बनेगा। और ये जो शब्द बनकर आएगा ये वाला, इस शब्द को बोलेंगे हम कृदांत। क्या कहेंगे? कृदंत शब्द। इससे कृदंत शब्द बनते हैं। एक उदाहरण मैं आपको समझा दूं। जैसे एक उदाहरण होता है, आपने सुना भी होगा लेखक। तो लेख शब्द में अक लगाया आपने, लेख धातु है, अक लगाया तो क्या बना? लेखक बना बेटा। अब याद रखो ये क्रिया है, क्रिया के पीछे धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल। तो क्रिया के मूल के पीछे जो प्रत्यय हम लोग लगाते हैं उस प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और ये जो शब्द बनकर आया है उस शब्द को क्या बोलेंगे? कृदंत शब्द। ऐसे एक दूसरा प्रत्यय होता है, उसको कहते हैं हम, देखिए उसको दूसरे वालों को कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं बेटा? तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये क्या होते हैं? तो देखो, जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण के पीछे लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इनसे शब्द या तो संज्ञा बनेगा या बनेगा विशेषण। प्रत्यय लगने पर बेटा या तो संज्ञा या विशेषण बनता कंपलसरी। जैसे एक शब्द मैंने लिखा सेठ। अब बताओ सेठ शब्द जो है, जो सेठ शब्द है वो संज्ञा है ना, क्रिया तो रही है वो। उसमें प्रत्यय जोड़ दो आनी, क्या बना मिलाकर? सेठानी। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो आनी है ये संज्ञा से के बाद लगा है, तो ये कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। और सेठानी शब्द जो बनेगा उसे कहेंगे तद्धितांत। तद्धितांत। मैंने दो उदाहरण में आपको पूरा प्रत्यय पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा प्रत्यय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जीवन में, कभी भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा बात करके बता दिया। अब कभी पीछे जितनी भी हम क्लासें करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करेंगे, अब मैं इसके बारे में डिटेल में कभी नहीं बताऊंगा, आपको यहीं से समझना पड़ेगा चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 12वां कि निम्नलिखित शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फूफा बुआ, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। बुआ, फूफा बुआ, नीलकमल, नीलकंठ या नीलगाय। कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? जल्दी बता दीजिए आप, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो अगर लगाया है तो ऑप्शन नंबर ए, ये कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि बुआ और फूफा में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। और बाकी तीनों में क्या आता है? कर्मधारय। बाकी तीनों में कर्मधारय समास है। नीलकमल, नील के समान कमल या नीला है जो कमल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। बहुब्री होगा तो बहुब्री भी लगा सकते हैं इस केस में। नीलगाय, नीली है जो गाय, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, और वो है सवाल 14वां सवाल। ये कह रहे हैं बेटा कि कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन आपके सामने विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। यह किसी के दिया हुआ ऑर्डर, इसे कहते हैं आज्ञावाचक। तो कृपया बैठ जाइए, यह आज्ञा है, अनुरोध है, निवेदन है, ये सब आज्ञावाचक में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपने हाथ से स्वयं काम करो, और कह रहे हैं इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा?
4 विकल्प हैं आपके सामने। अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या सही है बेटा? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, उसके लिए एक वाक्यांश बताना। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है बेटा। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु या वीर बहुटी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा सही आंसर क्या है, आपने लगा दिया होगा बेटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रशु। इसका अर्थ होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली। और ये जो शब्द लिखा है ना वीरांगना, वीरांगना का मतलब होता है वीर, है ना, या साहसी महिला, साहसी महिला। जो महिला साहसी होती है उसको वीरांगना कहते हैं। चलिए बेटा अगला सवाल, भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। इसका कर्मवाच्य रूप बताना है। मैंने बताया था वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कह रहे हैं भाई किताब पढ़ता है। अब ये देखो, अगर ये भाई शब्द बेटा, अगर मैं इसकी जगह बहन लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा बहन किताब पढ़ता है, तो गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये जो क्रिया आ रही है ये अपने कर्ता के हिसाब से आ रही है, क्योंकि कर्ता इसका पुल्लिंग है। अब इसी शब्द को, इसी वाक्य को कर्मवाच्य में बनाना है आप लोगों को। 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है भाई से किताब पढ़ी जाती है, बी भाई से किताब पढ़ी जाता है, सी भाई से किताब पढ़ा जाता है, डी भाई से किताब पढ़ा गया। आंसर आपको मिल गया होगा। कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। देखो, भाई से किताब पढ़ी जाती है। अब इस वाले वाक्य में अगर भाई की जगह मैं बहन कर दूं तो बहन से किताब पढ़ी जाती है, क्योंकि इसकी जो क्रिया है जाती है ये किसके हिसाब से? किताब के हिसाब से। और किताब इस वाक्य में क्या है? कर्म है। तो जब क्रिया कर्म के हिसाब से आएगी तो वो कर्मवाच्य बन जाएगी, जब क्रिया कर्ता के हिसाब से आएगी तो कृतवाच्य बन जाएगी। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल। आपको देखो कितनी ग्रामर सिखाई जा रही है यहाँ पर। अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं, थोड़े से भी अनुशासित हैं, थोड़े से भी अपनी जिम्मेदारी को लेने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपसे एग्ज़ाम तक जितने भी हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे बड़ी बिंदास आपकी हिंदी हो जाएगी। और उम्मीद है कि आपका जो भी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, आप हर क्वेश्चन का जवाब बहुत आराम से दे सकते हैं, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे तब। ठीक है, और आप ऐसे घपले में जीवन जी रहे हैं कि अपना आंसर लगा दिया, भैया मेरे 20 सही हो गए, 25 सही हो गए। यहाँ सही करने की बात कम है, यहाँ बात है इस बात की कि आपने एक संजीदगी के साथ में अपना काम कितना बेहतर ढंग से निपटाया है। तो संजीदगी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई ... नहीं है, में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो स्थान, विधान, अवसर, रुझान, 4 विकल्प हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो भैया देखिए आपको अपना जवाब बताना है। जवाब क्या होगा आपका? तो जवाब आपने लगा दिया होगा स्थान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, भेदभाव की कोई जगह नहीं है, तो स्थान या जगह लिखा हुआ है सवाल नंबर 19 में, छक्का पंजा करना। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, ये कह रहे हैं नारदगिरी करना। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही हो आप अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। तो ये है ऑप्शन बी। देखो आपने देखा होगा जो बच्चे हैं, मान लो वो लूडो खेलते हैं, क्या करते हैं? लूडो का गेम खेलते हैं। तो उस बच्चे का, छोटा बच्चा है और आप बड़े हैं उसके साथ खेल रहे हैं, और आपका मान लो
उसको बच्चे का छक्का आ गया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अरे छक्का कहाँ आया, ये तो पंजा आया। तो बेचारे के छक्के को आपने पंजा कह दिया, समझते रहे ना। इसका मतलब आपने हरकत बड़ी ओछी कर दी फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, नहीं तो आपकी जो गोटी थी वो मारी जाती। तो उसे बचाने के लिए उस बेचारे के छक्के को क्या कर दिया तुमने, पंजा बता दिया। ठीक है, तो ये जो आपने करा है, क्या करा है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। आपने ओछी हरकत दिखाई है और कुछ नहीं, उस बच्चे के साथ गेम खेल के और उसके छक्के को पंजा बता के। ठीक है, अब याद हो गया होगा, समझदारी से काम लेओगे तो इतने से काम चल जाएगा। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प हैं। अलंकार कहते हैं बेटा, छंद कहते हैं उसको, रस कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं कहते। 4 विकल्प हैं, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही जवाब क्या बेटा? ऑप्शन सी। देखो भाई, ये कह रहे हैं जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद क्या है? आनंद तो रस है। तो काव्य को पढ़ने से, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रस। ठीक है, चलिए, ये कह रहे हैं छप्य के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो मैंने छप्य के बारे में आपको कुंडलीय और छप्य बहुत अच्छे से बताया। मैंने कहा था कि छप्य के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? कुंडलिया, दोहा, सोरठा या रोला। ये आपको बताना। 4 विकल्प हैं, जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए छप्य के शुरू के चरण होते हैं बेटा, आपने आंसर लगाया होगा कौन सा? डी। ये जो होता है ना छप्य, मैंने बताया भी था कि छप्य विषम मात्रिक छंद है और ये 2 छंदों के योग से मिलकर बनता है। ये बनता है रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। ठीक है, और कुंडलिया बताया था दोहा प्लस रोला को मिलाकर। ठीक है, तो फिर इसका पहले 4 चरण किसके होंगे? रोला के। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कह रहे हैं बिना कारण के कार्य होता है, उसका कारण नहीं होता फिर भी काम हो रहा होता है, तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? 4 विकल्प हैं, विरोधाभास होता है, विभावना होता है, वक्रोक्ति होता है या विशेषोक्ति होता है। जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा? तो वहाँ अलंकार होता है विभावना। कौन सा होता है? कौन सा अलंकार होता है? विभावना होता है, विशेषोक्ति होता है, पर्यायोक्ति विशेषोक्ति होता है, विभावना होता है, विरोधाभास होता है या वक्रोक्ति होता है। 4 विकल्प आपके सामने, आप अपना जवाब बता सकते हैं कौन सा सही है जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य होता हो। ठीक है, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। इसका सही आंसर आएगा जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। और विभावना अलंकार में क्या होता है कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, कार्य ओके, कारण नहीं है। जैसे देखिए एक उदाहरण है, बिनु पद चलई, बिनु पद चलई। ठीक है, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करे विधि नाना। इसका मतलब ये होता है बिनु पद, बिना पैर के चल रहा। हमारे चलने का कारण है पैर, लेकिन उसके पैर नहीं है, बिनु पद चले, बिना पैरों के चल लिया है। देखो चलने का कारण क्या है? पैर, पैर है ही नहीं फिर भी चलने का कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। भाई हमारे सुनने की वजह क्या है? कान, कान ना होते तो हम ना सुनते, लेकिन उसके कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। कर बिनु करम, कह रहे हैं कर बिनु करम, कर कहते हैं हाथों को, बिनु करम बिना हाथों के कर्म करता है, करे विधि नाना।
तो इस अलंकार में क्या है, कारण तो है, सॉरी कार्य, कारण तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कार्य हो रहा है। तो ये होता सांप के साथ, सांप के पैर नहीं होते फिर भी चलता है, सांप के कान नहीं होते फिर भी सुनता है, सांप के हाथ नहीं होते फिर भी वो अपने जीवन के जो भी कार्य हैं उनको वो करता है। ठीक है, तो ये अलंकार विभावना है। ठीक, चलते हैं बेटा। एक गद्यांश लिखा हुआ है 23 से 25 तक। प्रश्न संख्या 23 से 25 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लाती है। किससे रहित राज्य किस काम का, मिल जाएगा यहाँ से, अपने प्रियजनों से। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब तो आपको मिल गया होगा भैया। सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं जगत का अर्थ बताओ क्या है, अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। 4 ऑप्शन में से फिर लगाना पड़ेगा, इसमें क्या लगाएंगे हम, जगत का अर्थ पूछ रहे हैं क्या होता है, अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ, इसमें से क्या लगेगा। ठीक है, तो क्या अपना आंसर लगाया है भैया। देखिए वैसे ऊपर लिखा हुआ है, अपना आंसर लगा लीजिए आप, ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ऊपर लिखा हुआ, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, कह रहे हैं समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा, इसका मतलब सुखमय बनाती है फिर। ठीक है, और प्रफुल्लित करती है। तो इसके हिसाब से सुखमय मतलब फलदायी कह सकते हैं आप। तो इसमें वैसे सुखमय या फलदायी लग सकता है, लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो ये जो जगत शब्द आया है ना, इस जगत शब्द का अर्थ होता है संसार। क्या होता है, संसार। और अगर जगत पे हलंत ना होता तो वो जो होती है ना जगत, कुएं की जो मैंड होती है, 4 दीवारी होती है, उसे जगत कहते हैं। चलिए, कह रहे हैं सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुख में बनाना, जीवन को दुख में बनाना, खेतों की सिंचाई करना या जीवन को संकट में डालना। 4 विकल्प हैं, ABCD जल्दी से लगा दीजिए, अपना आंसर लास्ट सवाल है। ठीक है, तो आंसर बेटा आप लोगों ने लगा दिया होगा, है ना। तो सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का मतलब होता है जीवन को सुख में बनाना। ठीक, तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो बेटा इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए, अपने पास तक मत रखिए, और लोगों को जोड़िए। और हाँ, जो बच्चे रेगुलर तैयारी करने वाले हैं वो रेगुलर ही तैयारी करें, डेली अपना काम निपटाएं। ठीक है, जब तक हाईकोर्ट का एग्ज़ाम होगा हम लास्ट दिन तक आपको टेस्ट पेपर कराते रहेंगे। ठीक है, पर डे एक टेस्ट पेपर आपको लास्ट समय तक हम आपको कराते रहेंगे। तो जोड़िए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी निभाइए अपनी। और ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, वो भी आप कमेंट करिए। ठीक, बच्चे बताते हैं कि उनके 23 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 24 ठीक हुए हैं, कुछ कहते हैं 18 सही हुए हैं। तो 18 वाले भी चिंता ना करें बेटा, उनके भी मार्क्स अब बढ़ेंगे। ठीक है, उनके नंबर भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक, चलिए बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।